हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो ईवीएस का अपना प्रैक्टिस कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट 4। आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस 3 वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखा होगा और जो हमारी नई एनसीईआरटी आई है, न्यू एनसीईआरटी, उसे भी हम लोग कवर कर रहे हैं। पूरी एक एक लाइन देख रहे हैं ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। उसमें भी हमने 3rd क्लास की एनसीईआरटी जो ईवीएस की है उसमें एक चैप्टर बचा हुआ है, उसको एक दिन कवर कर लेंगे तो हमारी 3rd क्लास की एनसीईआरटी हो जाएगी। और वैसे ही हम लोग एसएसटी का जो कर रहे हैं उसमें भी हमने 6th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट कर ली है। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। कह रहे हैं कि वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1970 के दशक में चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो अगर आपसे एग्जैक्ट इसकी मतलब की तिथि पूछी जाए कि कब ये आंदोलन हुआ था, तो ये 1973 में माना जाता है। ठीक है, तो आप देखिए 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना सुंदरलाल बहुगुणा जी। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन हो चुका है अब। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा। और कब स्टार्ट किए थे? तो 1973 में ये स्टार्ट किया गया था चिपको आंदोलन। क्या होता था? पेड़ों की जो कटाई होती थी ना, तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से जाकर के चिपक जाया करते थे। तो वही है चिपको आंदोलन। आगे देखिए अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछा भी गया था इसी तरह का एक क्वेश्चन। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण जो स्थानीय व्यक्ति हैं इन्हें अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। अब जब बांध वगैरह बनाए जाएंगे तो ज़मीन भी जाएगी और हो सकता है फ्लड वगैरह भी आने के चांसेस रहते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे लोगों को ज़मीन खाली करनी पड़ गई, यही आपसे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो गतिविधि हुई है, यानी कि जो लोगों को अपना प्राकृतिक आवास छोड़ करके कहीं और जाना पड़ा, इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? पहला है तबादला। तो तबादला तो अफसरों का होता है, सरकार के जो भी मुलाजिम होते हैं उनका तबादला यहाँ से वहाँ होता है। तो ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं। कह रहे हैं स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, और तीसरा कह रहे हैं स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, लास्ट में कह रहे हैं कि विस्थापन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि विस्थापन। तो आप देखिए, जब कोई भी स्थानीय व्यक्ति किसी भी कारणवश, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या मानव निर्मित आपदा हो या अन्य कोई भी रीजंस हो सकते हैं, इवन ये भी हो सकता है ना कि रोजगार के अवसर वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से भी जब अपना जो मूल निवास स्थान है उसको छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, अपनी जो भौगोलिक इकाई है उसको त्याग करके किसी अन्य भौगोलिक इकाई पे जाते हैं, खुशी खुशी या जाने को विवश होते हैं, तो हम वो जो प्रक्रिया है ना यहाँ से वहाँ तक जाने का, ये जो क्रम है इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं इसको? विस्थापन। आगे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली जो ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। कह रहे हैं कि ओजोन परत का संरक्षण किस कारण स्टार्ट हुआ, और आपको चुनाव करना है इन्हीं 4 ऑप्शंस में से। तो कुल मिला के आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन मतलब कि डे, हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं ना 16 सितंबर को, तो वही कह रहे हैं कि हम लोग इसको स्टार्ट कब से किए थे। कुछ इसके लिए कोई संधि हुई होगी, कोई समझौता हुआ होगा, कोई बैठक वगैरह हुई होगी, तभी तो हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो ये कह रहे हैं कि रामसर सम्मेलन। तो आप सबको पता होगा कि 1972 में या 1971 में, थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ईरान में एक सम्मेलन हुआ था। ईरान में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं, और ईरान में एक जगह है रामसर, उसी जगह की वजह से इसको कहते हैं रामसर सम्मेलन। और ये किससे संबंधित है? ये आर्द्र भूमियों को बचाने से संबंधित है। ये किसको संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये तो होगा नहीं। डेट एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, 1971 या 72 कुछ ऐसे है। फिर दूसरा कह रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यही सही बात है, इसका राइट आंसर भी यही होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ था? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद से प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण के लिए, जो ओजोन परत है इसके संरक्षण के लिए हम लोग हर 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ये 16 सितंबर की जो डेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है,
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की तीन मतलब कि जो निम्नलिखित विधियां हैं, इनमें से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें ऐसी कौन सी विधि है जिससे जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषित होगा। भूमि की भराई, कंपोस्ट, कृमियों से खाद बनाना और भस्म करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को जलाएंगे, भस्म करना मतलब क्या होता है, जला देना किसी चीज़ को। तो आप अगर किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा धुआं निकलेगा ना। जब वो काला काला वो जो धुआं निकलेगा, ये क्या करेगा, ये हमारे वातावरण में पोल्यूशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा कि जब भी आप ठोस अपशिष्ट पदार्थ को भस्म करेंगे तो उसके साथ साथ मतलब कि धुआं तो होगा ही, भस्म तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ धुआं होगा और धुएं से कई विभिन्न जो है जहरीली गैसें निकलेंगी जो आपके वातावरण को प्रदूषित करेंगी। तो इसके लिए मतलब कि ये उचित प्रक्रिया नहीं है। जबकि आप भूमि की भराई, कंपोस्ट और कृमियों से खाद बनाने की अगर प्रक्रिया करते हैं तो उससे जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा या फिर कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आपने देखा होगा कि जो पराली जलाने वाली परंपरा है लोगों में, अब हम लोगों के यहाँ थोड़ा कम होता है, लेकिन आप देखेंगे पंजाब वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पराली जलाई जाती है। बस हमारे यहाँ नहीं जलाई जाती, हम लोगों के यहाँ जानवर ज़्यादा हैं तो भूसा के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो पराली जलाई जाती है, इससे दिल्ली में अचानक से जो मतलब प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि जो धुआं है वो तो निकलता ही है, साथ में अपने साथ कई अन्य जहरीली गैसेस को भी वो लेकर के चलता है। तो इस वजह से भस्म करना या जलाना मतलब कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है केचुए के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये 2020 में पूछा भी गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लेकिन केचुए के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, कह रहे हैं केचुए के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आप उन पे विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन सही है। पहला क्या है, कह रहा है कि केचुए जो है वो खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के जो मृदा है उसके तक पहुँच के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। यानी कि जो केचुए है वो खेत में छेद बना करके वायु और पानी का जो मतलब कि है ना, पानी और जल, इसको ज़मीन के अंदर भेजने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा कह रहे हैं जो केचुए हैं ये खेत में छेद बना करके ज़मीन को पीली बनाते हैं। ये ज़मीन है, जामीन नहीं, ज़मीन को पीली बनाते हैं। तीसरा कह रहे हैं केचुए जो है वो मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं जो केचुए हैं ना, इनका मल मृदा को उर्वरक और उपजाऊ बनाता है। तो चौथा तो एकदम सही है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप ऑप्शन पे जाइए तो ये बात एकदम सही है। तो देखिए, 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट गए, 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो अब हमें देखना क्या है, और ए दोनों में ही है, ठीक है, डी भी दोनों में है, ए भी दोनों में है। अब अगर बी और सी में से आपको पता चल जाए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करके चले जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, यानी कि ए, बी एंड डी ये सही है। तो ये जो तीसरा दिया है ना कि केचुए जो है वो खरपतवार को बचाते हैं, तो केचुओं का काम ये नहीं है, बल्कि जो पक्षियाँ होती हैं ना वो पक्षियाँ भी खरपतवार से नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों से बचाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये केचुओं का काम मिट्टी में छेद बनाते हैं। अब देखेंगे कि जहाँ भी वो रहते हैं ना वो अंदर ऐसे घुसते रहते हैं, और उससे क्या होती है, उससे जो हमारी मिट्टी है वो काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। और जब मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उसको फिर उस मिट्टी में पानी और जो हमारा होता है ना हवा, वो आसानी से अंदर प्रवेश कर जाएगी। और दूसरा, ये ज़मीन को पीली भी बनाते हैं। और आप देखिए कि इनका जो मल होता है वो उर्वरक के रूप में काम करता है, नाइट्रोजन छोड़ते हैं दरअसल ये। आगे देखते हैं हम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, हाथियों के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मैंने पहले भी कराया हुआ है और फिर से करा रहे हैं। ये क्वेश्चन सेम पूछा भी गया था, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले कराया भी था 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था, और ये क्वेश्चन 7 जुलाई को पेपर जो हुआ था उसमें आया भी था और फिर से करवा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2020 में भी आया था, उसके बाद 2024 में भी आया है, फिर पता नहीं कब आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि जो हाथी है ना, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
पहला जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि एक झुंड में, यानी हाथियाँ जो होती हैं दरअसल वो एक झुंड में चलती हैं, ठीक है, सिंगल हाथी नहीं चलते हैं। तो जब हाथियाँ झुंड में चलती हैं तो कह रहे हैं कि एक झुंड में 20-25 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि जो हाथी है वो 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। तीसरा कह रहे हैं एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और लास्ट में कह रहे हैं कि किसी हाथिनियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही सारे फैसले लेती है। तो जो हमारी एनसीईआरटी है ना उसमें लिखा हुआ है कि जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही जो है इसकी नेता होती है। तो नेता का मतलब क्या हुआ, नेतृत्व करना, नेतृत्व करेगा तो सारे फैसले भी खुद ही लेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। तो आप देखिए कि क्या कुछ एलिमिनेट हो रहा है। तो आप देखिए कि अगर ए वाला स्टेटमेंट सही है, मतलब डी वाला जो है स्टेटमेंट सही है, तो उसके साथ साथ आप देखिए कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें डी दिया नहीं है। अब हमारे पास 50-50 के चांसेस हैं, या तो सी सही होगा या तो डी सही मतलब सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो आप देखिए कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, ठीक है। और ऑप्शन सी में कौन से हैं, सी और डी सही है। तो आप देखिए सी और डी जो है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक जो बड़ा हाथी होता है यानी कि जो युवा हाथी है वो 100 केजी से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ एक दिन में खा लेता है। और ये भी देखिए कि जो हथनी है वो बुजुर्ग जो सबसे मतलब कि उम्र दराज हथनी होती है वही नेता होती हैं, उन्हीं के द्वारा सारे फैसले लिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला क्यों गलत है। तो आप देखिए कि जो पहला है वो इस वजह से गलत है क्योंकि इसमें 20-25 हाथियाँ एक साथ नहीं चलते हैं। इसमें आपको 10 से 12 जो हथनियाँ होती हैं उनका झुंड मिलेगा, हाथिनियाँ रहेंगी और उनके बच्चे रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जब हाथी के बच्चे जो होते हैं, जो मेल हाथी होती हैं, मतलब कि ये हाथी मेल ही हाथी कहिए, उनको हथाना तो कहेंगे नहीं, तो वो जो होते हैं ना वो दरअसल 15 साल तक झुंड में रहते हैं, अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। उसके बाद फिर वो झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं। तो झुंड में जो रहती हैं वो हथिनियाँ और उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और आगे कह रहे हैं कि ये हाथी 4-5 वर्ष तक, तो 4-5 वर्ष तक नहीं, लगभग 15 वर्ष तक इस झुंड में रहते हैं। लगभग 14-15 साल तक वो लोग झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर झुंड को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो हाथी होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, दिन में 3-4 घंटे ही आराम करते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। हम आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो है चीज़ें, जो आंकड़े हैं उनको चेंज करके पूछ लिया जाता है। हो सकता है कल को आपसे पूछ लें कि जो हाथी है, एक मतलब कि युवा हाथी एक दिन में 200 ग्राम तक जो है खा ले जाता है, या 200 किलोग्राम तक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है, और तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने इसको नहीं देखा है। और इवन एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, मैंने पहले करवाया हुआ है कि जो छोटा हाथी होता है यानी कि 1 से 1.5 साल का जो हाथी का बच्चा होता है उसका वेट कितना होता है, वेट कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट करिएगा, मैंने पहले बताया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। 2020 में जब मैंने पेपर दिया था ना तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि घटपर्णी यानी कि एक शिकारी पौधा या फिर पिचर प्लांट है जो कीट और मेढक तक को फंसा करके खा सकता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में ये पाया जाता है। आपको उस राज्य का नाम बताना है। अब इस टाइप से नहीं पूछा गया था हमसे, दरअसल ये पूछ लिया गया था कि वो पौधा कौन सा है जो कीटभक्षी टाइप का है। थोड़ा स्टेटमेंट बना के पूछे थे। तो देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। हम ये जो भी आपको इलाके दिए हुए हैं यानी कि जो भी राज्य दिए हैं ये सब के सभी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं, यानी कि जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है ये सभी वहीं के राज्य हैं। जैसे नागालैंड, सब आप देखेंगे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का ये जो हमारा, अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट का मान लें कि मैप है तो यहाँ सबसे नीचे आपको नागालैंड मिल जाएगा। असम यहाँ आपको ऊपर ही मिल जाएगा। मेघालय यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लंबी लंबी पहाड़ियाँ हैं जिसमें आपको गारो खासी जयंतिया हिल्स मिलेंगी, तो वहाँ है। और क्या बच गया? मिज़ोरम भी यहीं पर है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय। ये जो निफेंथिस होता है ना ये मेघालय में पाया जाता है। और जो हमारी थर्ड क्लास में नहीं, 4th या 5th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से इनके बारे में बताया गया है। ये घटपर्णी पौधा होता है, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनको क्या करता है? खा जाता है। और ध्यान रखिएगा ये ना अपने मतलब ये जो इसका बॉडी होता है, यही कहिए कि इसका जो बॉडी होता है, ये जो प्लांट होता है इसकी जो बॉडी होती है ये एक अच्छी सी अजीब से स्मेल निकालती है। और वही स्मेल जो है ना वो कीड़े मकोड़ों को
क्या करती है, आकर्षित करती है, और फिर जो कीड़े मकोड़े हैं वो उन्हीं स्मेल के चक्कर में, इसका जो पत्ती होता है ना वो घड़े के आकार का होता है। ये ऐसे इसकी पत्ती, सॉरी, इसकी जो पत्ती होती है ऐसे होती है। जब इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है तो ये इसको ऐसे ढक्कन से अपने बंद कर लेता है, दूसरी पत्ती से ढक लेता है और फिर उनको निपटा के ही छोड़ता है, धीरे धीरे उनको पूरा एकदम ख़त्म ही कर देता है। और ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये पेड़ पौधे उगते हैं, यानी कि जो निफेंथिस है वो जहाँ पे उगता है वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ये कीड़े मकोड़ों को मार करके, खा करके अपने बॉडी में जो नाइट्रोजन है ना उसकी पूर्ति करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में और भी हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमारी जो वो पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स वाली एनसीईआरटी चल रही है ना, उसमें हम ये सारी चीज़ें कराएंगे, एक एक पॉइंट करवाएंगे। देखिए आगे आपसे प्याज के बारे में पूछ रहे हैं। प्याज की खेती करने की जो प्रक्रिया है उसके कौन कौन से चरण होते हैं, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद और फिर कैसे फसल अपने घर में आएगी, ये आपको बताना है। पहले कह रहे हैं कि खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, फिर बीज बोना, फिर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना, उसके बाद प्याज को उखाड़ना। तो आप जान ही रहे होंगे कि सबसे लास्ट में तो जो है क्या आएगा, प्याज उखाड़ करके उसकी जो सूखी पत्तियां हैं वो हटाई जाएंगी। तो डी तो सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन उसके बाद भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऑप्शंस हैं, आप इन्हें ऑप्शंस खुद से देखिएगा, हम इसका उत्तर बता के आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी। यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप खेतों की गुड़ाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसमें बीज बोएंगे। बीज बोने के बाद अगर किसी भी तरह का उसमें कोई खरपतवार है या फिर जो है कीट वगैरह आ गए हैं तो क्या करेंगे, खरपतवार हटाएंगे या कीटनाशक डालेंगे तो कीट भी हट जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जो प्याज है उसके ऊपर सूखी पत्तियाँ जो होती हैं उनको हटाएंगे, और लास्ट में जो है क्या करेंगे, लास्ट में आप प्याज को उखाड़ करके फिर अपने घर लाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, जो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्हें हम लोग आनुवंशिकी के जनक के रूप में भी जानते हैं, तो उनके द्वारा जो है मटर के पौधों पर 7 वर्ष तक अपने चर्च में प्रयोग किए गए। तो ये कौन थे, तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वो दरअसल एक पादरी थे, चर्च में रहा करते थे। इन्होंने 28,000 मटर के पौधों का एक साथ, मतलब कि एक साथ 7 वर्ष तक मठ में के जो उनका जो मठ होता है, यानी कि उनका जो चर्च था उसमें जो ग्राउंड था, उस ग्राउंड में इन्होंने प्रयोग किया। और इन्होंने पाया कि जो मटर के पौधे हैं इनमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। आपको बताना है कि जो इन्होंने प्रयोग किया उसमें इन्हें कौन सा है जो नहीं प्राप्त हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला कह रहा है कि बीजों का हरा या पीला होना, दूसरा कह रहे हैं बीजों का खुरदरा या चिकना होना, तीसरा है पौधों का लंबा या नाटा होना, और लास्ट में है अगली पीढ़ी के जो पौधे हैं उनके बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर के बना है। तो यही इसका उत्तर नहीं होगा। इस तरह का जो है इन्होंने प्रयोग में कुछ प्राप्त नहीं किया, जबकि इन्होंने ये भी देखा कि जो बीज हैं उनका हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना भी इन्हें मिला, और पौधों का नाटा या लंबा होना भी इनको मिला। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है वो इनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। तो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए, मच्छरों के बारे में पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे आप मच्छरों का जो प्रजनन है वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं, ठीक है। प्रजनन मतलब होता है कि वो नए बच्चे उनके ना होने पाए, यानी कि वो जो अंडे दें भी अगर तो नया बच्चा उसमें से ना निकलने पाए, उसी को रोकने की बात हो रही। कह रहे हैं निम्नलिखित में से वो विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकेगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपसे यही पूछ रहे हैं कि इसमें से वो कौन सी विधि है जिससे आपको मच्छर काटेंगे भी नहीं, लेकिन उनका जो प्रजनन है वो रुकेगा नहीं, ठीक है। कह रहे हैं कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। दूसरा, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थान में मछली डालें। कौन सी मछली डालें, ऐसे नॉर्मल नहीं, जो गैम्बूसिया फिश होती है ना, वो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। और आगे देखिए, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हुआ है तो उसमें तेल का छिड़काव करें, मिट्टी के तेल का छिड़काव करें दरअसल।
तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका होगा उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो अगर आप मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो मच्छर आपको काट तो नहीं पाएंगे, लेकिन इससे इनका जो प्रजनन है वो नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर आप कूलर के पानी को सप्ताह में 2 बार बदल देंगे तो क्या होगा, अगर उन्होंने कोई अंडा वगैरह दिया है तो वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा यही सेम पोजीशन है, अगर तालाब का जो पानी है अगर इकट्ठा हो गया तो अगर आप उसमें गैम्बूसिया नामक एक मछली होती है उसको डालेंगे तो क्या होगा, वो मच्छरों के सारे लार्वा खा जाएगी, तब भी मच्छर आगे फिर जो उनके बच्चे हैं वो नहीं आ पाएंगे। और लास्ट में कह रहे हैं यदि किसी स्थान पे पानी इकट्ठा हुआ है तो तेल का छिड़काव करें, तो इससे भी उनके जो अंडे बच्चे हैं वो सब निपट जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी से आप केवल अपना बचाव कर पाएंगे। आगे देखिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हमें जो हम पके हुए भोजन मतलब लेते हैं यानी कि खाते हैं उसके बारे में कह रहे हैं, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे एक लंबी अवधि के लिए वैसे ही खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्यों, कह रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सा कारक है जो पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि अगर आप बिना फ्रिज में रखे या फिर नॉर्मली ऐसे ही खाना बना करके उसको खुला छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें से स्मेल वगैरह आने लगेगी, इवन फफूंद वगैरह भी कभी कभी तो आपको दिख जाएंगे, अब कई दिनों तक रखा रहेगा तो वही वो पूछ रहे हैं कि वो कौन से कारक हैं, वो कौन से जीवाणु हैं जिनके द्वारा ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कीट या फिर फफूंद या वायरस या जीवाणु, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस तो नहीं होंगे। तो आइए आगे देखते हैं, हो गया, ख़त्म हो गया कॉल। हम लोगों ने आज जो है टोटल 11 क्वेश्चंस लिए थे। वैसे भी जो ईवीएस है ना उसके जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी लेंदी से पूछे जाते हैं और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते ही हैं, तो उसको डिस्कस करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो यही जो वीडियो है यही आधे घंटे से ज़्यादा की हो गई होगी। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए, देखेंगे पूरी वीडियो तो आप लोगों को ही लाभ होगा। चलिए, आप लोग इतनी देर तक बने रहे इसके लिए आप सभी को थैंक्स। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।